प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। हम चैप्टर टॉपिक पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी का, आपको वो पढ़ा रहे हैं कॉन्टिनेंट महाद्वीप। हमने अब तक बात कर ली अफ्रीका महाद्वीप की और अब बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप का कुछ कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था और हम भारत और उसके आसपास के देशों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनमें से हमने चीन और पाकिस्तान और उसके अलावा श्रीलंका और म्यांमार, इनकी कल बात कर ली थी। आज उससे आगे के देशों की बात करें तो हमारा उसके अगला जो निकटवर्ती देश है वो है बांग्लादेश। हाँ ठीक है, लिखवा देंगे। बांग्लादेश, ठीक है। अगला जो देश है वो बांग्लादेश है। इसके साथ जो भारत की बातें जुड़ी हुई हैं, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश है। यह एक्सेप्टेड सवाल बनता है। एक नदी जो बांग्लादेश से, ये सिक्किम हो गया और यहाँ से होती हुई बांग्लादेश आती है। नदी का नाम है तीस्ता नदी, तीस्ता। ठीक है, बैठो भाई, कुर्सी ले लो फटाफट। तो ये नदी जो, ये भारत का कौन सा क्षेत्र है? सिक्किम है। ये सिक्किम से होती हुई बांग्लादेश पहुँचती है। नदी का नाम है तीस्ता। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ज़्यादा विवाद का विषय रहा है। तो नंबर 2 पर पॉइंट है तीस्ता जल विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का विषय है। मतलब क्या है? दोनों ही देश इस तीस्ता के जल का अधिकतम प्रयोग चाहते हैं। भारत चाहता है कि मैं तीस्ता का अधिक जल प्रयोग करूं और बांग्लादेश चाहता है कि मैं अधिक जल प्रयोग करूं। ठीक है, आपने देखा पाकिस्तान को मैंने नहरों का देश बताया था। ठीक है, इसी प्रकार से बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। एक्सेप्टेड सवाल बन सकता है कि कौन सा देश। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपने क्या बताया? कौन सा नाम बताया? ठीक है, नाम है सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। ये 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियां मिलकर इस डेल्टे का निर्माण करती है। इस डेल्टे का 2/3 भाग, अगर इसके 3 हिस्से किए जाए तो 2/3 भाग बांग्लादेश में पड़ता है और 1/3 हिस्सा जो है भारत में पड़ता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक है काला पानी विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद बहुत फेमस है, काला पानी विवाद के नाम से है। ठीक है, गंगा की एक सहायक नदी है घाघरा। ठीक है, ये काली नदी या काला पानी नदी एवं अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, सरयू। ये इन 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। एग्जैक्टली ये दोनों नदियाँ इसकी सहायक नदी है। और जो ये काला पानी नदी है, ये भी विवाद का विषय है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ सबसे बड़ी सीमा लग रही, इस कारण से बहुत सारी सीमाओं पर भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। वहाँ से रोहिंग्या मुसलमान, बहुत सारे वहाँ के लोग सीमा पार करके पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य राज्यों में घुसने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था, इकोनॉमी, सब चीज़ें डाउन है। जीवन शैली जो है वहाँ की अच्छी नहीं है।
इस कारण से उनकी कोशिश है कि वे इंडिया आए और यहाँ एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत करें। ठीक है। पूरी दुनिया में सौर बिजली पैदा करने वाला, अब ये हाल फिलहाल में हुआ है, बनाने वाला प्रथम स्थान मिला है। बांग्लादेश को पहला स्थान मिला है सौर बिजली बनाने में। ठीक है। उसके अलावा जूट पैदा करने में बांग्लादेश, जूट पैदा करने में बांग्लादेश का स्थान कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? दूसरा स्थान है। ठीक है। पहला स्थान किसका है जूट पैदा करने में? भारत का है पहला स्थान। पहले जूट पहले स्थान पर बांग्लादेश पैदा करता था, लेकिन अब बांग्लादेश का जूट पैदा करने में जो है दूसरा स्थान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे बांग्लादेश के, मैंने कर लिए। कोई किसी का डाउट हो बांग्लादेश से अब भी तो वो मुझे बता दे। कोई भी डाउट हो किसी का तो वो मेरे से डिस्कस कर ले। जो सुंदरवन डेल्टा है ये एक विशेष वृक्ष के नाम से है। इस वृक्ष का नाम है सुंदरी वृक्ष। इसी के नाम पर इसका सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। बोलो, यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अब हम बात करते हैं फेमस प्रसिद्ध देश जो है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध लड़ा तब इसका विभाजन हुआ था। एग्जैक्टली ये आपने जो सवाल खड़ा कर दिया उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। एग्जैक्टली बांग्लादेश पहले जब हम पाकिस्तान से अलग हुए तो ये बांग्लादेश नहीं था। ठीक है। ये क्योंकि ये पूर्व में पड़ता है। अगर ये हम इंडिया का मैप बनाते हैं और मैप के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो यहाँ कहीं आपका चिकन नेक और ये इसके बीच में घिरा हुआ ये आपका बांग्लादेश है। अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है। और इस तरफ ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हुआ तो इसके दो हिस्से कर दिए हमने। जब पाकिस्तान को हिस्से दिए तो ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान को इस हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए सेंट्रल जो था पाकिस्तान का, सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल डेवलपमेंट पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में था। सारा विकास का प्रक्रम भी, सारी चीज़ें भी, सारी सुविधाएं भी। और ये पूर्वी जो पाकिस्तान था ये चीज़ों के अभाव में पिछड़ने लगा, ये बैकवर्ड हो गया। बैकवर्ड होने से लोगों को समस्या हुई क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान को कोई भी सुविधा देने के लिए यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान के लिए अपना एयरफील्ड सीज कर दिया। कॉज क्या है? हमारे साथ कोई संबंध अच्छे नहीं थे। अगर संबंध अच्छे होते तो हम कह देते चला जा भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंध अच्छे नहीं तो हमने एयरफील्ड लॉक कर दिया। एयरफील्ड लॉक कर दिया तो यहाँ रसद आवश्यकता की चीज़ें जो इस क्षेत्र से पैदा हो रही थी यहाँ पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। हमारे संबंध अच्छे नहीं थे तो हमने से कुछ दिया नहीं। तो यहाँ एक किस्म से भुखमरी फैली। ठीक है। और भुखमरी फैली तो उस भुखमरी की वजह से इन लोगों में अपनी ही सरकार के विरुद्ध विरोध हुआ। थोड़ी बहुत मदद हमने भी करी। हमने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। ठीक है। तो इन्होंने अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ दमनकारी नीति पाक आर्मी को लगा दिया। जो बोल रहे उसे ठोक दो। उससे ये हुआ कि विरोध और बढ़ा और यहाँ के लोगों ने अपनी सरकार के विरुद्ध विरोध कर दिया। और इस विरोध में सहयोग करने के लिए भारत और पाकिस्तान का लोगों को आवश्यक सुविधाएं और सामान्य जीवन प्रदान करने के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस युद्ध के पश्चात एक संधि हुई और उस संधि के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। ऋषभ, ठीक है। देश खत्म हो गया। मैप की बात करते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप बनाया।
वर्ल्ड मैप बनाया, वर्ल्ड मैप का एक हिस्सा बना देता हूँ बस। ये चीन है, यहाँ कहीं येलो सागर है, पीला सागर है, ठीक है। यहाँ एक द्वीप, और ये हो गया एक और ये आपका ये, ठीक है। इसे और थोड़ा ठीक कर दो, और अगर मैप को आप थोड़ा सा ठीक करना चाहो तो ऐसा, ठीक है। तो ये आपका जापान है। अगर वर्ल्ड मैप आप समझते हैं, ये उत्तरी कोरिया है क्योंकि उत्तर में है, और ये दक्षिणी कोरिया है। और थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये चीन के नज़दीक है। मैप में थोड़ा सा मैंने अलग बना दिया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जापान की, ठीक है। तो मैंने अगला कंट्री डाल दिया आपकी जानकारी में, जापान, ठीक है। भारत के साथ कोई स्थल सीमा साझा नहीं कर रहा, ठीक है। कुर्सी है, ये ले ला के वाली, वरना ये ले ले, नहीं आके सामने वाली। बैठ जल्दी। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका पुराना नाम, निप्पन। जापान का जो पुराना नाम है वो निप्पन है। जापान की राजधानी तो पता ही होगी सबको, हाल फिलहाल में वहाँ ओलंपिक गेम हुए थे। हाँ, अगर इतना भी याद नहीं है तो फिर परेशानी फंस जाओगे। तो जब सवाल बनेगा जापान की राजधानी किस द्वीप पर है, तो जापान की राजधानी आपने बताया टोक्यो। सवाल बनेगा ये होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल के लिए विख्यात है। समझे आप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनेंगे उनके लिए, प्लस ऑटोमोबाइल्स कारों के लिए और ट्रकों के लिए जापान को पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, इस्पात उद्योग भी बड़े क्रम पर जापान में पैदा किया जाता है। ठीक है, विकास की दर बहुत ऊंची है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय विश्व में चौथे स्थान पर है। अगर पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो जापान का व्यक्ति 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और ठीक है, हाँ, किसी ने पीछे पूछा कि पहले नंबर पर कौन आता है, तो अमेरिका आता है। ठीक है, किसी ने पहले बोला था, तो पहले नंबर पे अमेरिका की है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा वहीं की व्यक्ति की है। मैं बात कर रहा था, पूरी दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन यही चली, अपनी तकनीक के लिए पूरी दुनिया में जाना जा। और जापान की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट फ्यूजी है, सबसे ऊंची चोटी। माउंट फ्यूजी, आप जानते हैं जापान ही ऐसा देश है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बड़े महाबमों का सामना करा था। ठीक है, और इसके 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ 2 बम पड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने। उसके बाद भी उभर कर इतनी तेज़ विकास गति के साथ आगे बढ़ा, तो एक बढ़िया व्हील पावर वाला देश है। ठीक है, मजबूत देश है। एक्सेप्टेड सवाल मैंने सारे डिस्कस कर लिए जापान से। मुझे लगता नहीं कि जापान से मुझे अब कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है, फिर भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। मैप दिखा दिया, नक्शा दिखा दिया, कहाँ हो सकता है ये बता दिया। ठीक है, और क्या क्या इसके साथ हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। रफ करूँ? ठीक है, अब 2 देश है जो, ये हमारा हो गया, अगर ये हिमालय से आने वाली, और ये हमारा हो गया सिक्किम, और ये चला गया इस तरह से मैप। ठीक है, यहाँ एक देश हो गया भूटान, और यहाँ एक देश हो गया नेपाल। ठीक है, इन देशों के बारे में हल्की फुल्की सी बात कर लेनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं नेपाल के बारे में लिखता हूँ तो ये स्थलरुद्ध देश है, और भूटान के बारे में लिखता हूँ तो ये भी एक
स्थल रुद्ध देश है। नंबर 2 बफर स्टेट, बफर स्टेट है, ये भी एक बफर स्टेट है। नंबर 3 हिंदू राष्ट्र है। नंबर 4, हाँ बिल्कुल क्लियर करूँगा, भारत के साथ स्वतंत्र सीमा व्यवस्था है। नंबर 5 पूरी दुनिया में सबसे अधिक जल विद्युत, ये नज़र तो साफ आ रहा होगा, फीका तो नहीं हो रहा कुछ। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जल विद्युत संभावनाएं, ठीक है, ये बौद्ध प्रभाव देश है। हाल फिलहाल में एक सवाल आया था यहाँ से पैट के पेपर में, ठीक है, कंट्री ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है, समझाता हूँ क्या होगा। इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट इन दोनों के बारे में एक्सेप्टेड है। जो पॉइंट है उनको डिफाइन कर देता हूँ कि क्या चीज़ है। मैप समझ में आ गया कि कहाँ है। ये जानते हैं, ये इंडिया का पोर्शन है, सिक्किम यहाँ से लगा हुआ है, फिर नीचे बांग्लादेश आ जाएगा, फिर ये 7 सिस्टर्स हो जाएगी, ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं ना। इस हिस्से को बोलते हैं चिकन नेक, हिंदी में बोलते हैं मुर्गे की गर्दन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुर्गे की गर्दन, ठीक है। तो आओ जरा बात करते हैं, पहले इधर बात कर लेते हैं। एक पॉइंट दिया है स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश कौन सा होता है भाई? वेरी गुड, पहला पॉइंट यह मैंने दिया है स्थल रुद्ध देश। जिस देश की कोई सीमा समुद्र को न टच कर रही हो उस देश को स्थल रुद्ध देश कहते हैं, ठीक है। ऐसे देशों को अपने हवाई यात्रा के लिए या अपने देश से बाहर मूवमेंट करने के लिए दूसरे देशों की सीमाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इन देशों में विकास धीमा हो जाता है अगर उनके पड़ोसी से संबंध अच्छा ना हो, ठीक है, क्योंकि किसी भी काम के लिए उन्हें एयरफील्ड चाहिएगा, और एयरफील्ड चाहिएगा तो अनुमति चाहिएगी, तो सामने वाला पता नहीं क्या कंडीशन लगा दे। अगर संबंध अच्छे न हो तो जितने मोस्टली संसार में आपको स्थल रुद्ध देश मिलेंगे उनके विकास की गतियाँ धीमी मिलेगी। नेपाल को इसलिए बेनिफिट है क्योंकि हमारे साथ उसके अच्छे संबंध है, पहली कंडीशन होगी। दूसरा एक शब्द यूज किया है बफर स्टेट। बफर स्टेट उन कंट्री को कहते हैं जो ऐसी जगह फंस जाते हैं जिनके दोनों तरफ, या जो दो ऐसे देशों के बीच आ जाते हैं जिनके आपसी संबंध अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो आप देखो, नेपाल के इस तरफ चीन है और इस तरफ भारत, भूटान के इस तरफ भारत है और इस तरफ चीन। तो ये दोनों भारत और चीन के बीच में आ रहे हैं, और भारत और चीन दोनों कैसे कंट्री है, इनके संबंध अच्छे नहीं है, एक दूसरे से विवाद रहता है। आप देख रहे कि भी डोकलाम विवाद हुआ था, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ जो स्टेट, जो देश आ जाएगा उसे बफर स्टेट कहेंगे, ठीक है। तीसरी मैंने कहा हिंदू राष्ट्र है, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है पूर्णतः। चौथी बात मैंने कही कि भारत के साथ जो है स्वतंत्र सीमा व्यवस्था है। भारत से नेपाल जाने में, नेपाल से भारत आने में किसी वीज़ा की, किसी लीगल डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, बशर्ते हम कोई गैर कानूनी प्रक्रिया में शामिल ना हों। आखिरी पॉइंट है सबसे अधिक जल विद्युत संभावना है। इसके यहाँ से नेपाल से होकर आने वाली नदियों का एक अच्छा जाल बना हुआ है। इस कारण से नेपाल में डैम बनाकर सबसे अधिक बिजली पैदा करने की संभावना है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है ये। इस कंडीशन में जो फ्लो ऑफ वाटर है और ज़्यादा नदियों का जाल होने की वजह से, इस कारण से यहाँ सबसे अच्छा स्थिति बनती है कि यहाँ, लेकिन क्या कंडीशन है, इसकी अपनी खुद की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, इस कारण से ये वो चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहा, ठीक है। 2012 में भारत में एक नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी है? कोसी। कोसी नदी वो नेपाल से होकर भारत पहुंचती है, ठीक है।
तो उस नदी पर भारत ने नेपाल के साथ एक साझा प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम है कोसी प्रोजेक्ट, कोसी परियोजना। और कुछ डैम बनाकर उस पर बड़ी मात्रा में बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। 2012 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं नेपाल के पास है और देखा जाए तो ठीक ठीक संभावना है अगर वो बिजली बनाना चाहे तो, लेकिन उसके पास इतना अर्थ नहीं, इतना धन नहीं कि वो बड़े डैम का निर्माण कर सके, पानी रोक सके और पानी रोक के बिजली का निर्माण कर सके। ठीक है, लेकिन अगर नेचुरली आप देखें तो उसके पास संभावनाएं बहुत सारी है। भूटान के बारे में बात आ जाते हैं। ये स्थलरूप देश हो गया, बफर स्टेट हो गया, बौद्ध धर्म का प्रभाव है। चौथा पॉइंट है कंट्री ऑफ थंडर स्टॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा आकाशीय बिजली चमकती है, इसलिए इसे कंट्री ऑफ थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसे आकाशीय झंझावत भी बोल देते हैं, आकाशीय बिजली झंझावत। तो इसमें ही ठीक है, यहाँ एक घाटी है, ये एक घाटी है, यहाँ एक शहर है, शहर का नाम है यारडोम। ठीक है, ये चीन का शहर है। ठीक, यहाँ एक पठार है जिसे डोकलाम पठार बोलते हैं। ये मैं करंट से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो हमारे बीच में चीन के बीच में विवाद चल रहा उसके बारे में। ठीक है, तो चीन क्या करता है, इस घाटी में से चुंगी घाटी बोल देते हैं, इस घाटी में चीन ने एक सड़क बनाने की योजना बनाई। कहाँ तक आने के लिए? डोकलाम पठार तक आने के लिए। ठीक है, सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। इस सड़क के निर्माण को भूटान को समस्या हो गई। भूटान को लगा कि अगर ये सड़क बन गई तो तुझे घेरा घोटी करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा समस्या हमें हो गई क्योंकि ये चिकन नेक के पास आ गया था, मुर्गे की गर्दन के पास आ गया था चीन। और अगर चीन यहाँ तक अपनी सड़क बना ले तो कभी भी यहाँ वार कर सकता है और यहाँ वार करके इस गर्दन को काट देगा। इसे काटते ही जो 7 सिस्टर्स है ये भारत से अलग हो जाएगी। भारत से यहाँ पहुँचने का यही तो रास्ता, इसी को चीन ने ब्लॉक कर दिया, कब्जा कर लिया इसी पे। इन 7 सिस्टर को काट लेगा और काट के खुद में मिला लेगा। तो हमें भी लगा कि यार प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसने ऐसा हमला कर दिया तो, और हमारे 7 राज्य कट के चीन में चले जाएंगे, चीन मिला लेगा। तो जब डोकलाम विवाद हुआ तो विवाद तो चीन का और भूटान का था, लेकिन हमने इसे मदद करनी शुरू कर दी। और तो और इसे हमने सेना भी दे दी कि तू लड़, हम तेरी साथ है, जो सामान तुझे चाहिएगा वो तुझे मिलता रहेगा। क्योंकि ये छुपी हुई बातें तो होती नहीं, चीन को पता चल गया। तो चीन ने कहा कि मैं आपको बहुत जगह घेरूंगा, मैं आपको बांग्लादेश के साथ होने वाले तीस्ता जल विवाद पर घेर लूँगा, आ जाओ। ठीक है, मैं पाकिस्तान के साथ J&K की सीमाओं पर आपके साथ विवाद में आ जाऊंगा। अगर आप भूटान की मदद करोगे तो मैं पाकिस्तान के साथ आ जाऊंगा J&K सीमा पर। मैं आ जाऊंगा बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल विवाद पर, मैं तीस्ता जल विवाद पर उसे बांग्लादेश को मदद करना शुरू कर दूंगा। मैं काला पानी जल विवाद पर नेपाल को मदद करना शुरू कर दूंगा। अगर इस तरह आप करेंगे तो वहाँ अगर आप पॉलिटिकली देखें तो भारत को पीछे हटना पड़ा। और फिर ये भी हुआ कि इंटरनेशनल प्रेशर में चीन ने ये जो सड़क बना रहा था इसके निर्माण को बंद कर दिया, और इस तरह से जो है ये विवाद आ गया। जगह आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने एशिया के वे कंट्री जो जिनका भारत से संबंध था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात भारत से जुड़ी हुई थी या एशिया में महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है, फिर भी आप घबराना मत, जो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा उसे मैं आज ही कराऊंगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, तो एशिया का चैप्टर क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं है, मुझे लग रहा है तुम्हें खूब समझ में आ रहा, भारी सन्नाटा है। विशाल कोई डाउट है क्या? एक दूसरा विशाल नहीं आ रहा क्या अभी? उसी से पूछ रहा मैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं है भाई।
ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आ गया, अगला महाद्वीप आ गया, नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नाम सुना? वेरी गुड। पहली बात, ये पड़ता कहाँ है? अगर वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में नीचे की ओर पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपको नीचे की ओर, नीचे की ओर का मतलब है ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। पहला पॉइंट आ गया, ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये प्यासी भूमि का देश है। कोई कंफ्यूजन? तीसरा, सोने की विशिष्ट खानों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा पॉइंट, जीव है एमू एवं कंगारू इसी महाद्वीप पे मिलते हैं। और बहुत सारी बातें आएंगी, तुम घबराना मत अगर कुछ अभी छूट रहा हो तो। ठीक है, ये मैंने आपको दिया, इसी महाद्वीप पर मिलेंगे। और क्या होगा इस महाद्वीप पर? प्यासी भूमि, सोना हो गया दक्षिणी गोलार्ध में, और जो चीज़ें आएगी उनके बारे में मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा। हाँ, इसकी खोज, ये तो रहेगा सबसे लास्ट में आया। इसकी खोज जो है, इसकी खोज करी थी किसने? इसकी खोज किसने करी थी, जरा बताओ। इसकी खोज जो है आ जाएगा, अभी नाम याद आ जाएगा, मुझे आ जाएगा तो मैं तभी लिखूंगा। ठीक है, आ जाओ जरा। बढ़ते हैं। इसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये। ठीक है, अगर आप मैप समझते हो तो मैप में ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, तो इस हिस्से को कह दूं मैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसकी खोज करी थी कुक एवं तस्मान ने। बाट ही देख रहा था कि मेरे याद आएगा जीवत अम्मा हैं। कुक और तस्मान 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो मैं बात कर रहा था कि ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये मध्य। ठीक है, ये जो यहां का पोर्शन है इसे बोलते हैं तस्मान जल संधि। और ये 2 पार्ट है, इनके बीच में जो संधि है इसको कुक संधि कहते हैं। दोनों आदमी के नाम के आधार पर हो गया। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई समस्या आ रही हो। ये जो पूरा है, ये ईस्ट और ये दोनों पार्ट जोड़ के ये न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड बन गया आपका। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में अगर आप डिस्टेंस जानना चाहेंगे तो 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है सर। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया बारी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके ऊपर आप समझ रहे कौन सा सागर है, सागर आपको समझ में आ रहे सारे। तो मैं यहाँ से क्या होता है कि इसके पश्चिमी क्षेत्र से, यहाँ से ये जो ये इधर मैंने लिख रखा है, ये मैटर मिटा दूँ क्या? ठीक है, इस मैटर को मिटा देता हूँ। अगर किसी का नहीं लिखा गया होगा तो वो वीडियो चला के देख लियो भाई। वीडियो की जो वॉचिंग आवर है वो कम आ रहे, वो बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ओशियन करंट
ठीक है, ओशियन करंट चलता है इस तरफ। ठीक है, ओशियन करंट भी कैसा, कोल्ड ओशियन करंट। ठीक है, मैंने एयर करंट तो आपको समझा रखा, बताया था, सेम एज कोल्ड ओशियन करंट है। अगर आप शुद्ध हिंदी में समझेंगे तो ठंडी समुद्री हवाएं हैं जो इस क्षेत्र पर चलेगी। यहाँ ध्यान दो भाई, अपना डिस्कस बाद में हो सकता, अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछो बस। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँ तो वो यहाँ से उठेगी। ठीक है, फिर जहाँ तक उनका प्रभाव रहेगा वो फैल सकती है और इस हिस्से पे चलेगी। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में वर्षा पढ़ाई थी। अगर किसी क्षेत्र से ठंडी हवा गुजर रही है होकर, तो क्या वो अपने साथ वाष्प लेकर जाएगी? यहाँ से हवा जा रही, क्या वो अपने साथ वाष्प लेकर जाएगी ठंडी हवा? दिमाग लगाइए। गर्म हवा हमेशा वर्षा कराने में सहायक होती है और ठंडी हवा वर्षा नहीं कराती। तो ठंडी हवा अपने साथ वाष्प नहीं लेकर जा रही। जब वाष्प नहीं लेकर जाएगी तो इस पूर्वी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं न के बराबर, होगी ही नहीं बारिश। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा एक रेगिस्तान जिसका नाम है ग्रेट रेगिस्तान, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और एक बनेगा यहाँ, ठीक है, इसका नाम है विक्टोरिया। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये किसी भी दृष्टि से बारिश की संभावना नहीं रहेगी। जब इस क्षेत्र में बारिश नहीं है और ज़्यादा रेगिस्तान है तो यहाँ किसी भी प्रकार के वनस्पति के, किसी भी प्रकार के कृषि के उत्पादन के लिए विशेष नहीं रहने का। ठीक है, यहाँ एक जीव पाया जाता है, मैंने अभी लिखवाया था एमू। ठीक है, एमू जो है ऑस्ट्रिच का ही छोटा, बड़ा हो जाए तो ऑस्ट्रिच हो और छोटे हो तो उन्हें एमो कहे। ठीक है, ये जो पूर्वी रेगिस्तान है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग है। जब 2/3 भाग पे वर्षा ही नहीं हो रही तो इस कारण से इस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? या तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। नहीं है? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? आओ जरा, अब आ जाते हैं इस क्षेत्र में। ये कम वर्षा क्षेत्र है, इसे आप अर्ध शुष्क क्षेत्र कह सकते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्षेत्र में छोटी नदियां हैं और जो बह रही इस तरफ, यहां एक झील है, झील का नाम है अय्यर झील। ठीक है, ये छोटी नदियां अथवा मौसमी नदियां हैं, साल भर नहीं चलती, जब वर्षा होगी तभी चलेगी ये। तो ये छोटी नदियां जब चलती हैं तो इनका फ्लो इस तरफ, इस झील की इस महाद्वीप पर सबसे अधिक गहराई है। और वो सबसे अधिक गहराई कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, कुल 12 मीटर गहराई है, लेकिन ये सबसे निचला क्षेत्र होने के कारण जितनी नदियां यहाँ बनेगी सारी नदियां मध्य क्षेत्र की इसकी ओर बहेगी। लेकिन कम वाटर फ्लो होने के कारण इस झील से झील तक पहुँचने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे भारत की लूनी नदी आपने सुना होगा, कौन से महासागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है लूनी, वो किसी सागर में नहीं गिरती। इसीलिए तो मैंने टॉपिक उठाया, वो भी सागर में पहुंचने से पहले विलुप्त हो जा, उसका पानी इतना कम हो जाए कि जो थोड़ा बहुत पानी है वो ज़मीन ही सोखना शुरू कर दे। तो यही कंडीशन है कि अय्यर झील तक पहुंचने से पहले इस तरफ की सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक ग्रेट बैरियर वॉल है, इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर वॉल। ये एक बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जो पूर्वी क्षेत्र में इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक है।
यहाँ से समुद्र से आने वाली गर्म हवा इससे टकराती है और टकरा के इस क्षेत्र में वर्षा कराती है। ठीक है, तो कृषि की दृष्टि से, पशुपालन की दृष्टि से इसका भी कुछ क्षेत्र, कुछ मैदान जो है ये नहीं, इसका गलत जगह कह दिया था, ये तो ईस्ट है। मिडिल क्षेत्र का भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जो पशुपालन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी एक झील बनी हुई है। ठीक है, उससे आने वाले स्राव जल मध्य क्षेत्र में यहाँ और कुछ नदियों के बहाव के कारण यहाँ पशुपालन, घास और वेजिटेशन जो है संभव है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा वेजिटेशन और जीवन शैली यहाँ संभव है। इस कारण से पूरे ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी यही वास करती है, क्योंकि यहाँ वर्षा है, भरपूर मात्रा में पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने बताया, ये जो खाड़ी है इसका नाम है कारपेंटियन की खाड़ी, कारपेंटियन की खाड़ी। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कल मैंने आपको कुछ पढ़ने के लिए बताया था, अगर पढ़ लिया हो, 1-2 दिन और दे रखे आपको, तो आप मुझे बताएंगे इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे चेहरे का सन्नाटा और खामोशी बता रही कि तुमने बहुत पढ़ाई करी। ठीक है, एक के पढ़ने से कुछ नहीं होता, अकेले चने से तो बाढ़ नहीं बनता। तो 1-2 दिन और ले लो, कोई बात नहीं, उसके बाद देखें क्या करना। तेरे जैसा पड़ोसी होगा तो चीटिंग नहीं करने देगा। ठीक है, मुद्दे पर आ जाओ। ठीक है, इस महाद्वीप की जो परत है वो बहुत मोटी है और इसके नीचे प्लेट टेक्टोनिक छोरी जो है, इससे कोई भी समुद्री प्लेट नहीं टकराती। इस कारण से यहाँ कोई भी ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, आज ही मैंने आपको जापान पढ़ाया। जापान जो है रिंग ऑफ फायर के अंदर है। मैंने आपको रिंग ऑफ फायर पढ़ा रखा। जापान रिंग ऑफ फायर के अंदर पड़ता है, इस कारण से वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती है। इस कारण से वहाँ सबसे अधिक भूकंप भी आते हैं। इस कारण से जापान की 2/3 से अधिक आबादी लकड़ी के घरों में रहती है। अगर किसी विषम परिस्थिति में भूकंप आ गया और मकान गिर भी गया तो कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं, मकान भी खड़ा हो जाएगा तुरंत ही, और उसमें जो लोग दब जाएंगे वो भी निकल जाएंगे आराम से भी। ठीक है, ये ईंट पत्थर के नीचे दब गए तो फिर किस्सा ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ तक का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक मैंने आपको ख़त्म कर दिया, 3 महाद्वीप मैंने ख़त्म करे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।